हाय डेवलपर्स, मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 11। तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस सीरीज जो कि PHP, MySQL या फिर जावास्क्रिप्ट पे है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको जाकर ज़रूर देखें। और ख़ासकर अगर आप रिएक्ट जैसी तैयारी कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर के उसको देखें। और साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है programmingpath.in, आप उसको विजिट कर सकते हैं और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इन सभी को जो लिंक होगी मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का आप यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हमें किसी एक कंपनी से डेटा किसी दूसरे कंपनी में भेजना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर सिंपल टर्म में कहें तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हम लोग उस चीज का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो डेटा हमें किसी दूसरे कंपोनेंट में पास करना होता है। ठीक, और ये क्या करता है कि जो भी इसके आप कह सकते हो कि अगर इसके इसके बारे में अगर आपको और देखना है कि मतलब इसका जो एक्चुअल डिफिनेशन, अगर आपको वो जो पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि इसका जो एक्चुअल डिफिनेशन है वो क्या होता है। लेकिन अगर मैं सिंपल समझाऊं आपको तो ये सिंपल टर्म है कि जिस डेटा को हमको अगर एक पेज से दूसरे पेज में भेजना है तो हम लोग उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग भेज सकते हैं किसी दूसरे पेज में। ठीक है, अब आते हैं प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंटैक्स, प्रोवाइडर कैसे वर्क करता है। अब प्रोवाइडर क्या होता है, तो अब जैसे हमने पहले में देखा था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसको दूसरे कंपोनेंट पे भेजने के लिए। अब प्रोवाइडर क्या करता है, वो जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये प्रोवाइडर क्या करता है उस ऑब्जेक्ट को दूसरे कंपोनेंट में भेज देता है। सिंपल सा इसका ये होता है सिंटैक्स। ठीक है, माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, और ये वैल्यू वैल्यू में ही जो आपको ऑब्जेक्ट भेजना होता है आप वहां पे ये वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको जिस कंपोनेंट में भेजना होता है उस कंपोनेंट में हम लोग आसानी से भेज सकते हैं यूजिंग प्रोवाइडर। अब आपको अगर इसका डेफिनेशन पढ़ना होता है तो आप यहाँ पे डेफिनेशन इसका पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक, यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी हमने प्रोवाइडर के थ्रू भेजा था, आपने यहाँ देखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं माई कॉन्टेक्ट हमने एक प्रोवाइडर भेजा था और उसी कॉन्टेक्ट को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज हमने प्रोवाइडर के थ्रू भेजी थी उस चीज को निकालने के लिए या फिर उस चीज को कंज्यूम करने के लिए या फिर उस चीज को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूज कॉन्टेक्स्ट का जो एक हुक है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसको निकाल लिया तो हम इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। और सिंपल इस वेरिएबल में जो भी, अब ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो हमको यहाँ पे इस वेरिएबल में मिल जाएगी और फिर हम लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल ऑफ, आप कह सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैडो डोम एंड वर्चुअल डोम। और ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है रिएक्ट इंटरव्यू में। तो अब शैडो डोम क्या होता है कि शैडो डोम जो होता है वो एक ब्राउजर टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, ये इसका यूज किया जाता है वेरिएबल स्कोपिंग के लिए और सीएसएस के लिए। हमारा जो वेब कंपोनेंट होता है उसमें जो हम लोग वेरिएबल स्कोपिंग करते हैं या फिर जो सीएसएस होता है उसके लिए हम लोग शैडो डोम का यूज करते हैं। और जो हमारा वर्चुअल डोम होता है, वर्चुअल डोम क्या होता है, वो एक एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसके लिए जावा से भी एक लाइब्रेरी आती है, उस लाइब्रेरी का यूज करके हम लोग आसानी से वर्चुअल डोम का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्चुअल डोम क्या आता है, वो एक कॉन्सेप्ट है
और शैडो डोम क्या होता है, वो एक ब्राउजर की टेक्नोलॉजी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिकॉन्सिलेशन। ठीक, अब रिकॉन्सिलेशन जो होता है वो क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा रिएक्ट होता है वो बेसिकली वर्क करता है प्रॉप्स और स्टेट पे। यहाँ पे जब भी मेरा कोई स्टेट चेंज होता है या फिर जब भी मेरा कोई प्रॉप्स चेंज होता है तो जो हमारा कंपोनेंट होता है वो री रेंडर होता है, और जो उसकी वैल्यू होती है, चाहे प्रॉप्स चेंज हो चाहे स्टेट चेंज हो, उसकी अपडेटेड वैल्यू हमको दिख जाती है। ठीक है, अब सपोज हमारा कोई स्टेट चेंज हुआ। अब स्टेट चेंज होने के बाद हमें क्या होगा, एक नया वैल्यू मिलेगा। ठीक, अब जो हमारा रिएक्ट होता है वो क्या करता है कि जो हमारी करंट, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी और जो हमारी अभी न्यू वैल्यू है, ये उन दोनों के बीच के वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर हमारा जो कंपेयर करने के बाद अगर उस रिएक्ट को लगता है कि नहीं दोनों वैल्यू अगर सेम है, तो यह करता है उस वैल्यू, जो हमारा कंपोनेंट होता है वो उसको अपडेट नहीं करता। ठीक है, अदरवाइज वो उसको अपडेट कर देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिकॉन्साइलेशन या फिर रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं कि जब भी हमारा कोई प्रॉप्स या स्टेट, ठीक है, किसी कंपोनेंट में चेंज होता है तो जनरली हमारा जो रिएक्ट होता है वो क्या करता है, वो री रेंडर हो जाता है और हमें जो उसकी अपडेटेड वैल्यू है वो हमें दिख जाती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमने, मेरा कोई स्टेट चेंज हुआ, अब उसकी वैल्यू पहले 5 थी और अभी भी 5 है। ठीक, तो अब क्या हुआ, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी वो तो 5 थी और जो न्यू वैल्यू है वो अभी भी 5 है। तो इस केस में हमारा रिएक्ट कंपोनेंट क्या करेगा, उसको डेटा को, वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा। अदरवाइज वो उसको अपडेट, अगर जो वैल्यू चेंज हुई, अब वो वैल्यू क्या होगी, अगर वो कुछ नई वैल्यू है, सपोज वो 6 है या फिर वो 4 है। ठीक है, तो अब फिर से उसको कंपेयर करेगा और यहाँ पे उसको क्या मिला कि दोनों जो वैल्यू है वो डिफरेंस है। इस केस में क्या करेगा, उसकी वैल्यू को वो अपडेट कर देगा और हमें अपडेट वैल्यू दिखा देगा कि हाँ ये आपकी वैल्यू 6 है या फिर ये आपकी वैल्यू 5 है। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग रिकॉन्साइलेशन। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जेएसएक्स एंड बेबल। ठीक, जेएसएक्स एंड बेबल क्या होता है, तो सिंपल है, जैसे हमने इसके पहले भी देखा था वीडियो में कि जो हमारा रिएक्ट होता है उसमें हम लोग डायरेक्ट एचटीएमएल कोड को नहीं लिख सकते हैं। तो उस केस में हमें एक टेम्पलेट इंजन की जरूरत पड़ती है और वो टेम्पलेट इंजन ही हमारा जेएसएक्स होता है। इसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल या फिर सॉरी, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ठीक, तो जेएसएक्स क्या करता है, ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम लोग एचटीएमएल के कोड को डायरेक्टली रिएक्ट जेएस में लिख सकें। ठीक, अब रिएक्ट क्या करता है, जेएसएक्स में हमने क्या किया, एचटीएमएल कोड को लिख दिया। अब ये क्या करता है, जेएसएक्स उसको रिएक्ट के एलिमेंट में चेंज कर देता है, जैसे रिएक्ट उस चीज को समझ जाता है। लेकिन रिएक्ट तो समझ गया इस चीजों को कि हमने जेएसएक्स में क्या लिखा है, लेकिन हमारा ब्राउज़र जो होता है वो अभी भी नहीं समझ पाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा जेएसएक्स है वो अभी भी प्योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा ब्राउज़र होता है वो केवल प्योर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को ही समझता है, वो किसी और चीज को नहीं समझता। ठीक, अब उसको समझाने के लिए कि भाई हमने जेएसएक्स में ये कोड लिखा है, आप उसको ब्राउजर पे दिखाओ, उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं बेबल। ठीक, बेबल क्या करता है, जो भी हमने जेएसएक्स में कोड लिखा है वो उसको कंपाइल कर देता है एचटीएमएल में, जिससे जो भी हमारा आउटपुट होता है वो हमको ब्राउजर में दिख जाता है। तो ये डिफरेंस होता है जेएसएक्स और बेबल में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं हमारे, या फिर हमारी जो भी प्लेलिस्ट आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।